जय हिंद फ्रेंड्स। विश्व इतिहास की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति और साथ में एक घटना वियना कांग्रेस हमने देखा। वियना कांग्रेस में क्या था कि ऑस्ट्रिया अग्रणी अगुवा की भूमिका निभाते हुए पुरातन व्यवस्था को उसने फिर से लागू किया। धर्म, राजा का शासन, चर्च का शासन, ये सब लागू किया। और एक तरीके से कहें कि वो प्रगतिशील विचार जो फ्रांस की क्रांति के द्वारा फैले थे, राष्ट्रवाद की भावना फैली थी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा फैला था, उसको रोक दिया गया और उस प्रगतिशील धारा को रोक करके प्रतिक्रियावादी धारा लागू कर दी गई। मतलब पुरानी व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई। वियना कांग्रेस का मैंने बताया था कल एक लेक्चर में। वो जो वियना कांग्रेस बता रहे थे उसमें थोड़ा एक त्रुटि हो गई थी। वो त्रुटि ये हो गई थी कि मैंने बताया था कि फ्रांस और जर्मनी पर अधिकार कर दिया गया था ऑस्ट्रिया को। तो यहाँ पर एक चीज़ सुधार लीजिए, फ्रांस की जगह होगा इटली। इटली और जर्मनी किसके अंडर में आ गया? ऑस्ट्रिया के अंडर में। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस भी था, ठीक है, लेकिन जो है ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी पर पूरी तरीके से कब्जा था उसका। और पोलैंड को रसिया और ऑस्ट्रिया के बीच में बांट दिया गया। उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहा वियना कांग्रेस का? वो ये रहा कि समुद्री कानून, एक समान समुद्री कानून लागू हुए। और जो आज राजनयिकों के प्रति व्यवहार वाली बात हो गई कि जो हारा है वो भी समकक्ष दर्जे पर बैठेगा, ये जो है एक अच्छी बात थी। और मैंने आपको बताया था कि इसके बाद इटली और जर्मनी जब राष्ट्र बन जाएंगे तो वियना व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। ठीक, जो उसके सपने थे कि प्रतिक्रियावादी समाज की स्थापना करना, राजतंत्र लाना, धर्म चर्च का जो आधुनिक विचार हैं राष्ट्रवाद के, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के, उनको अपोज करना, वो सब उनका धरा का धरा रह जाए। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटली का एकीकरण। तो आज हम लोग पढ़ते हैं इटली का, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जर्मनी का। तो हेडिंग डाल लीजिए, इटली का एकीकरण। और ये घटना है 1870 से 71 के बीच। ठीक, इटली के एकीकरण में जिन चीजों को हमें पढ़ना है, जिस वे में, वो क्या है? एक तो क्या बैकग्राउंड चल रहा है, बाधाएं क्या आ रही हैं, कौन कौन से तत्व इस एकीकरण को सपोर्ट कर रहे हैं, कितने चरणों में एकीकरण हुआ, ये पढ़ना है। और फिर लास्ट में इसका परिणाम पढ़ना है या प्रभाव। परिणाम तो यही होगा कि एक नए राष्ट्र का जन्म होगा जिसको हम कहेंगे इटली। तो पृष्ठभूमि में जरा इटली का मैप देखते हैं। मैप से पहले पृष्ठभूमि क्या चल रही थी? जब मैंने आपको नेपोलियन का बताया था कि सबसे पहले नेपोलियन यहीं के अभियान पर गया था, जब वो सैनिक से कमांडर इन चीफ बना था। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो वहाँ के कमांडर थे उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिनको इटली अभियान पर जाना था, तो नेपोलियन को भेजा गया था। उसने इटली पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। मैंने आपको ये भी बताया है कि नेपोलियन अनजाने में ही सही, जब फ्रांस का विस्तार कर रहा है तो फ्रांस के जो तत्व हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व,
वो जो है अनजाने में ही फैल रहे हैं, फ्रांस के विचार अनजाने में ही उस कंट्री तक फैल रहे हैं। तो इटली के लिए ये नया नहीं था स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का विचार। और तो और नेपोलियन और क्या करता था, उसकी जो है आर्कियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था उसको। तो कहीं अगर पहुंचता था तो वो पांडुलिपि हुए, पुरातत्व अवशेष हुए, उनकी स्टडी पर ध्यान देता था। और क्या करता था कि एक निशानी के रूप में कि हाँ हम वहाँ पर आक्रमण किए थे और ये चीज़ वहाँ से लाए थे, तो उसको ले करके अपने साथ फ्रांस चला आता था। और जब किसी देश की कोई चीज़ वहाँ से जाएगी लोगों के सामने, तो उस देश के प्रति विरोध की भावना अपने आप उठेगी, आक्रोश अपने आप उठेगा, और उसी आक्रोश को ही एक चैनलाइज करके राष्ट्रवाद का नाम दे दिया गया। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे भारत से कोहिनूर हीरा गया, तो एक भारत के गौरव की बात तो वही है, कुछ नहीं तो कोहिनूर हीरा के नाम पर ही देश एक हुआ जा रहा है कि नहीं वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए। तो ठीक वही चीज यहाँ पर है। तो इस पृष्ठभूमि में क्या ध्यान में रखना है कि फ्रांस द्वारा विजित होने के बाद एक तो एकीकरण की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, फ्रांस के विरुद्ध विद्रोह की भावना, ये अपने आप बढ़ रहा है इटली में, इटली या बाकी देशों में। फ्रांस के जो विचार हैं क्रांति के, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, इनका प्रसार हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि इन सब माहौल में इटली वासियों को ये जरूर रियलाइज हो रहा था कि एक संपूर्ण इटली को एकीकृत करना जरूरी है। उसका कारण क्या है? कारण ये है, जैसे पहले भारत भी क्या था, अलग अलग टुकड़ों में बटा था, 562 रियासतें थी, ये आपको बताया गया होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा या पॉलिटी में पढ़ा होगा। अब उन रियासतों और जो ब्रिटिश राज वाली भूमि थे, पीड़ित दोनों थे ब्रिटिश से। जब पीड़ित थे तो क्यों ना उस मिल करके उस पीड़ा का समाधान निकाला जाए। तो ठीक वैसे ही यहां पर है, ये जो टुकड़ों में है इटली, और पीड़ित सब लोग इससे हैं, इन सब चीजों से। एक ही शक्ति के विरुद्ध सब लोग क्या कर रहे हैं, पीड़ित हैं। उपनिवेशवाद के विरुद्ध क्या है, सब लोग पीड़ित हैं। तो इसकी वजह से सभी के अंदर ये भावना है कि इससे हमें क्या करना है, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना है। और पढ़ा गया है कि संगठन में क्या है, शक्ति है। अलग अलग ये लोग विद्रोह करेंगे, जैसे 1857 का विद्रोह अलग अलग जगह हुआ था, तो अंग्रेजों को कुचलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको। क्यों? अगर यही एक साथ होता तो उनके हाथ पांव फूल जाते, हो सकता है कि उसी समय आज़ाद हो जाता देश, लेकिन एक साथ नहीं हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर जब ये एक राष्ट्र ही नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में है, तो जो स्वतंत्रता की भावना है, जो आक्रोश है, वो अलग अलग टाइम पर लोगों को द्वारा प्रकट किया जा रहा है। और जब एकता में शक्ति है, जब एक साथ ये करेंगे तो एकीकृत हो जाएंगे। यही हमें पढ़ना है कि ये एक साथ बांधने वाले जो तत्व हैं, सहायक तत्व, और क्या बाधाएं हैं इसके बांधने में, इसके एकीकरण में, वो चीजें हमें देखनी है। तो पृष्ठभूमि ये थी। अब जरा देखते हैं बाधाएं क्या हैं। बाधाएं क्या हैं? इसका पहला पॉइंट ये है कि इसके भूगोल में निहित है। अब भूगोल में कैसे निहित है वो देख लेते हैं। इटली का मैप कुछ इस तरीके से है।
इसको बोलते हैं सेवाय। ये है नीस। ये जो एरिया है ये है पीडमॉन्ट। ये है लोम्बार्डी। ये है वेनेशिया। इसका अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये मैप बनाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर 3 छोटे छोटे पार्ट हैं। ये है परमा, ये है मेडोना और ये है टस्कनी। इधर है रोम। ये है नेपल्स साउथ में। और यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है सिसिली। ऐसे ऐसे अलग अलग टुकड़ों में है। इन दोनों में ऑस्ट्रिया का प्रत्यक्ष नियंत्रण है। ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में ये दोनों, ये तीनों, दोनों नहीं, परमा, मेडोना और टस्कनी, यहाँ पर ऑस्ट्रिया का डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन ऑस्ट्रिया के राजवंश का है और उसका नाम है सार्डिनिया। कभी कभार इसको सार्डिनिया भी बोलते हैं। सार्डिनिया। ठीक, ये जो सिसिली और नेपल्स हैं ये स्पेन के अधीन है। और प्रत्यक्ष रूप से बाद में अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस के अधीन है। कहने का ये मतलब है कि पूरी भूमि पर अलग अलग राजवंशों का, अलग अलग राष्ट्रों का शासन है। जैसे भारत में ब्रिटिश ही खाली थे क्योंकि बाकी सब लोग को उन्होंने क्या कर दिया था, भगा दिया था। डच पुर्तगाली थे, वो भी किस उद्देश्य से थे, कब्जा करने के उद्देश्य से नहीं थे। खाली के वो क्या करते थे, व्यापारिक उद्देश्य से थे। ठीक, लेकिन यहां पर क्या दिक्कत है कि हर एक क्षेत्र अलग अलग देश के नियंत्रण में या अलग अलग देश के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में है। ये तो बाधाएं क्या है? सबसे पहली बाधा यह है जो कि इसके भूगोल में निहित है। रोम आपको पता ही है कि कैथोलिक धर्म का केंद्र है। पूरे यूरोप की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हैं। तो अगर यहां पर कुछ होगा, अगर इस सत्ता को उखाड़ा जाएगा तो पूरा यूरोप एक साथ हो जाएगा धर्म के नाम पर। कैथोलिक धर्म पोप द्वारा, इन्हीं के पोप के द्वारा सब जगह मान्यता प्राप्त बिशप या चर्चों को मान्यता दी जा रही है। ठीक, तो ये क्या है, एक भावनात्मक पॉइंट है यहाँ का कि अगर इसके विरुद्ध या यहाँ से शुरुआत की गई एकीकरण की तो पूरा यूरोप क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो शुरुआत कभी भी यहाँ से नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? शुरुआत कभी भी रोम से नहीं हो सकती क्योंकि रोम क्या है, पूरे यूरोप के लिए एक इमोशनल पॉइंट है। लोगों को क्या दिखाया जाएगा कि धर्म के प्रतीक को ही उखाड़ फेंक रहे हैं इटली वाले, तो सारा यूरोप एक होकर के इटली को डुबो देगा भूमध्य सागर में। ठीक है, तो इसलिए कभी भी एकीकरण की भावना रोम से तो हो ही नहीं सकती। अब ये तो हुआ पहला पॉइंट। यहां पर क्या बताएंगे कि राजवंश, अलग अलग राजवंश का, अलग अलग देश का
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण इटली के अलग अलग क्षेत्र में था। अगर एक होता तो ये होता कि एक ही शक्ति से हमें लड़ना है। अब इसी के पहले 1815 में कौन हुआ था? वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। उसमें ऑस्ट्रिया ने क्या किया था? पुरानी व्यवस्था लागू की थी। तो यहां पर जहां भी ऑस्ट्रिया है वहां पर क्या चल रहा है? राजतंत्र। यहां पर ऑस्ट्रिया का ही राजतंत्र है, सार्डिनिया एक राजवंश है, वो शासन कर रहा है। वहां पर ऑस्ट्रिया का डायरेक्ट नियंत्रण है उन दोनों में क्षेत्रों में। ठीक है। दूसरी बात, सामाजिक आर्थिक विषमता। जैसे अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था तो क्यों हुआ था? उत्तरी क्षेत्र इंडस्ट्रियलाइज्ड थे और दक्षिणी क्षेत्र क्या थे? कृषि अर्थव्यवस्था था, प्राइमरी सेक्टर वहां पर डोमिनेट कर रहा था। ठीक वैसे ही यहां पर है। जो उत्तरी क्षेत्र है वो अर्ध औद्योगिक है, मतलब पूरी तरीके से औद्योगिक नहीं है। और जो दक्षिणी क्षेत्र है वो अविकसित। यहां पर सामंत व्यवस्था है। तो इन दोनों का इंटरेस्ट कभी एक हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात यह है। इनको अपने व्यापार के लिए क्या चाहिए? शांति। और इनके पास खोने को कुछ नहीं है, तो ये हमेशा विद्रोह की बात करेंगे। तो ये राजवंश को सपोर्ट करेंगे, स्थायित्व की बात करेंगे कि जो शासन चल रहा चलने दो। और ये क्या करेंगे? उस शासन को उखाड़ फेंकने की बात करेंगे। तो सामाजिक आर्थिक विषमता यूरोप इटली के समाज में व्याप्त है। ठीक, बात समझ में आ गई? एक पॉइंट यहां पर यह भी लिख लीजिएगा कि अगर एकीकरण होता, यदि एकीकरण होता तो भूस्वामी वर्ग को अपना अधिकार छोड़ना पड़ता। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने यही किया था। जब फ्रांस में क्रांति हुई थी समानता के लिए, तो उन्होंने सामंतवाद और धर्म पर, चर्च व्यवस्था पर चोट की, सामंतवाद को खत्म कर दिया। तो यहां से भी सामंतवाद के उखड़ने का चांस था। ठीक। तीसरी बात, इस मुद्दे पर भी मतभेद था कि कौन सी विचारधारा प्रतिनिधित्व करेगी। एक विचारक थे मेजिनी, इनके शिष्य थे गैरीबाल्डी। मेजनी और गैरीबाल्डी गणतंत्र के लिए बात कर रहे थे, गणतंत्रात्मक शासन या संवैधानिक गणतंत्र। ठीक। एक
थे काबूर। इनका नाम लिखते चलिएगा, याद भी रखिएगा। ये बात कर रहे थे संवैधानिक राजतंत्र की। और एक थे जियोबर्टी। जियोबर्टी ये पोप के सानिध्य में, पोप की अगुवाई में संघ की बात कर रहे थे। संघ की बात। ये कौन थे? ये जो पीडमांट रीजन आपने पढ़ा ना, वहां के राजा हैं विलियम इमैनुअल। उनके ये पीएम हैं। जैसे मेटरनिक नहीं था, चांसलर था ऑस्ट्रिया का, वैसे ही ये है काबूर। ठीक। तो पहला पॉइंट, पहली बाधा इसके भूगोल में निहित है। मेटरनिक का स्टेटमेंट है। मेटरनिक क्या कह रहा है, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है, कि इटली महज एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, कोई राष्ट्र नहीं है। ये क्यों कह रहा है ऐसा? ये जो भौगोलिक बाधाएं हैं इसके भूगोल में निहित हैं, उसके कारण। ये क्रांत शुरुआत करेंगे एकीकरण की। ठीक। तो अभी तो हमने क्या देखा, बाधाएं। क्या क्या बाधाएं व्याप्त हैं भूगोल में? क्या देखा कि अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग लोगों का आधिपत्य है। सामाजिक आर्थिक विषमता है। भूस्वामी वर्ग नहीं चाहता कि एकीकरण हो, क्योंकि उसमें फिर संविधान का शासन आ जाएगा और सामंत और चर्च व्यवस्था पर चोट होगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि इस मुद्दे पर मतभेद था कि विचारधारा कौन सी प्रतिनिधित्व करेगी, संवैधानिक राजतंत्र, गणतंत्र या पोप के सानिध्य में या नेतृत्व में संघ। और चौथी बात जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, विदेशी शक्ति का प्रभुत्व। और ये विदेशी शक्ति कौन सी है? ऑस्ट्रिया, जिसने कि वियना कांग्रेस में एग्जाम्पल दे दिया था कि वो प्रतिक्रियावादी है, प्रगतिशील नहीं है। राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, समानता का जो सुधार हो रहा है उसको ये रोकेगा। राजतंत्र लाएगा, धर्म का शासन लाएगा, चर्च का लाएगा, सामंतवाद को बढ़ावा देगा। इन चार मुद्दों को आप ध्यान में रखिएगा जो कि इटली के एकीकरण में बाधाएं हैं। बाधाएं तो हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन कौन से तत्व सहायक तत्व हैं जो इटली के एकीकरण में सहायता करेंगे। तो सहायक तत्व, इटली के एकीकरण में कौन कौन से तत्व सहायक हैं? पहला, नेपोलियन के द्वारा विस्तारवादी नीति के कारण एकीकरण में सहायता हुई। कैसे?
एक समान कानून उसने लागू किया था। सभी में राष्ट्रवाद की भावना जागी। क्यों? मैंने आपको बताया कि वो पांडुलिपि ले आते थे, या वहाँ के जो पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल जो वस्तुएं हैं उनको ले आते थे। तो फ्रांस के विरुद्ध क्या है? भावना। अब उस भावना में लोग ये भूल गए अपनी असमानता। वो क्या कर रहे हैं कि नहीं, हमें इस शासन को उखाड़ फेंकना है। ठीक, मतलब विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकना है। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि सब अलग अलग तरीके से संगठित होकर के नहीं कर रहे हैं विद्रोह, अलग अलग। पीडमांट अलग कर रहा, लोम्बार्डी अलग कर रहा, वेनेसिया अलग कर रहा, परमा मेडोनास और टस्कनी अलग कर रहे हैं, नेपल्स अलग कर रहा है। तो अलग अलग समय पर जब करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उस विद्रोह को दबा दिया जाएगा। ठीक। एक समान कर संरचना, तो इससे क्या हुआ? एकीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक। तो इससे क्या हुआ? इटली को राजनीतिक, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिला। यहां से आर्थिक एकीकरण को भी बढ़ावा मिला। ठीक है। दूसरी बात यहीं पर लिख लीजिएगा कि नेपोलियन के द्वारा जो उपनिवेश से पुरातात्विक कलाकृतियां ले जाई गईं, इन्होंने क्या किया? फ्रांस के विरुद्ध भावना को बल दिया। और इससे क्या हुआ? भावनात्मक एकीकरण, कि नहीं, विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना है। अब नेपोलियन तो रहे नहीं, तो नेपोलियन जब नहीं रहे तो 1815 में वियना कांग्रेस के द्वारा ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया? इटली पर कब्जा कर लिया। ठीक। जो भी विजित क्षेत्र थे फ्रांस के द्वारा उन सबको बांटा गया, और उसमें जो संघ का अगुआ था वो कौन था? ऑस्ट्रिया। तो मैक्सिमम पार्ट उसी को मिले थे। ठीक है, बात समझ में आ गई? दूसरी बात, एक संस्था थी जिसका नाम है कार्बोनरी। ये क्या था? कोयला खनन मजदूरों का संगठन था। कब बना था? 1810 में। यह ऐसी संस्था थी जो कि विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात कर रही थी। तो इसकी भी क्या है? जागरूक करने में और उसके इटली को एकीकरण करने में इसकी भी क्या है? योगदान है। थर्ड, मेजनी का यंग इटली आंदोलन 1831। मेजनी ने कहा कि इटली एक है, इटली को एक किया जा सकता है, लेकिन ये आदर्शवादी बातें ही कर लिए, ये नहीं बताए कि कैसे। उस कैसे को किसने वो किया? काबूर ने। कि कैसे, अभी जब देखेंगे काबूर क्या काम कर रहा है। तो मेजनी सबसे ज्यादा सपोर्ट ये किसको किए? नौजवानों को।
सपोर्ट, प्रोत्साहित किए। और उन्होंने कहा कि सत्ता जो है किसमें होनी चाहिए, नौजवानों के हाथ में। और यहीं से ये जो आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन देख रहे हैं, ये यही मेजनी का यंग इटली मूवमेंट ही था। यहीं से स्टूडेंट लोग राजनीति में आने लगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, कोयला एवं लोहा। इसका क्या मतलब है कि रेलवे का विकास। कोयला एवं लोहा किसका प्रतीक है, औद्योगिक क्रांति का, रेलवे का विकास। अब इससे क्या हुआ कि एकीकरण की भावना, रेलवे ने क्या किया, एकीकरण की भावना अपने आप डेवलप कर दी। जबकि उसका मकसद ये नहीं था। मकसद क्या था, संचार सुविधाओं का विस्तार, तीव्र आवागमन। लेकिन क्या था कि इससे क्या हुआ, लोग आपस में क्या करने लगे, बातचीत करने लगे कि अच्छा आपके यहाँ भी ऐसा शासन है, हमारे यहाँ भी है, हम दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, सब कुछ, धर्म भी एक है, तो क्यों ना इस एकीकरण की भावना का इस्तेमाल करके संगठित होकर के उखाड़ फेंका जाए विदेशी शासन को। ठीक, तो रेलवे ने भूमिका निभाई। एक इनडायरेक्ट रूप से विचारकों को किया जाता है रिप्रेजेंट, कागज एवं स्याही, पेपर एंड इंक। ये क्या है, बता रहा है विचारकों की भूमिका। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कागज एवं स्याही। कागज एवं स्याही क्यों लिख रहे हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से विचारकों की भूमिका बता रहा है। बौद्धिक वर्ग की भूमिका को कागज एवं स्याही से, जैसे औद्योगिक क्रांति या रेलवे को क्या कह रहे हैं, कोयला एवं लोहा। ठीक, तो इसी तरह विचारकों की भूमिका को इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कागज एवं स्याही से। तो कागज एवं स्याही मतलब दार्शनिक और बौद्धिक लोग जो थे, उनकी क्या भूमिका थी। तो यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि इटली में विचारक जैसे, अब एक विचारक थे जिनका नाम था रासोटी। ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिएगा। रासोटी जैसे विचारकों ने क्या किया, जनता के बीच बौद्धिक मत तैयार किया। किसके लिए, एकीकरण के लिए। एकीकरण के लिए। लास्ट पॉइंट, एकीकरण में और सहायक तत्व कौन से थे, सांस्कृतिक तत्व, कल्चरल एलिमेंट्स। सांस्कृतिक तत्व, कल्चरल एलिमेंट्स। कल्चरल एलिमेंट्स कौन कौन से थे, देखिए, एक भाषा थी इटालियन, रोम के कारण पहले से ही एक यूरोपीय प्रभुत्व था।
एक धर्म था, क्या? कैथोलिक। तो ये सब तत्व पहले से ही इटली में क्या थे? मौजूद थे। और तो और मेन जो शक्ति थी विदेशी, वो कौन सी थी? ऑस्ट्रिया, मुख्य यही थी। अब इसने क्या किया, अलग अलग इटली के टुकड़ों में अगर ये अधिकार कर रहे हैं तो ये सब ये देख रहे हैं कि हमारे ऊपर एक ही शासन का अधिकार है, विदेशी शक्ति का। तो अगर मैं इन विदेशी शक्ति को यहाँ से हटा दूं, जो सब लोग जिससे पीड़ित हैं, तो क्या होगा? तो उसके बाद इसमें विखंडन का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। हम सब क्या हैं? एक हैं। तो एक ही शक्ति का प्रभुत्व होने के कारण एकीकरण को क्या मिला? बढ़ावा मिला। एक ही विदेशी शक्ति के अधिकार के कारण एकीकरण को बढ़ावा मिला, एकता की भावना को बढ़ावा मिला। तो जो नेपोलियन ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक एकता पैदा की, भावनात्मक एकता पैदा की, तो ये भी एक ही विदेशी शक्ति का अधिकार होने के कारण क्या हुआ? ये भावनात्मक एकता को बढ़ावा मिला। अब ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं? ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो भी तत्व थे, लोहा एवं कोयला की बात हो, कागज एवं स्याही की बात हो, सांस्कृतिक तत्व की बात हो, और नेपोलियन के द्वारा जो विचार और फ्रांस की क्रांति के द्वारा जो विचार फैलाए गए थे उनकी बात हो, तो कहा जाए कि इटली में एकीकरण के तत्व पहले से ही मौजूद थे। इटली में इटली को इटली से जोड़ने वाले तत्व पहले से ही मौजूद थे। अब जरूरत किसकी थी? जरूरत थी, एक माहौल तो तैयार हो ही रखा था, एक चिंगारी लगाने की जरूरत थी, और उस चिंगारी का नाम है क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया वार जब हुआ तो उसी वार से इटली का एकीकरण की शुरुआत हुई। ठीक, तो यहां पर लिख लीजिएगा कि इटली को इटली से जोड़ने वाले तत्व पहले से ही मौजूद थे। तो जैसे बाधक तत्व का हमने देखा, सहायक तत्व का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं कि प्रक्रिया कैसी रही। मैंने आपको बताया कि इटली और जर्मनी की जो एकीकरण की, यूनिफिकेशन की जो प्रक्रिया थी, ये दोनों साथ साथ चल रहे थे, बस हम लोग इनको पढ़ते अलग अलग हैं। दोनों को आपस में रिलेट करके पढ़ना है। ठीक, अब समझाने के लिए चूंकि एक ही एक टॉपिक को बताया जा सकता है, ठीक है, तो अभी जस्ट इसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण पढ़ाएंगे, और जब जर्मनी का एकीकरण पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रक्रिया या चरण। कुल 5 चरण हैं। 1850 से पूर्व, फिर है 1850 से 1859, फिर है 1859-60, फिर है 1860 से 66, और फिर है 66 से 70 या 71 तक। ठीक, इसके पूर्व क्या था? एक विचारक थे जिनका नाम था मेजिनी। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे भारत में गांधी, तो इनको इटली का गांधी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने यंग इंडिया मूवमेंट शुरू, यंग इटली मूवमेंट शुरू किया था। ठीक, जब इन्होंने क्या कहा था कि नौजवानों के हाथ में शक्ति दो, तो मेजिनी
का आदर्श यहां पर काम कर रहा है। आदर्श का क्या मतलब है कि ये बता रहे हैं कि इटली महज एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है, ये एक राष्ट्र है। तो ये तरीका नहीं बता रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। अब किस तरीके से एक हैं, कैसे हम एक हैं, और कैसे इटली पूरा एक है, और या अगर अलग अलग हैं तो कैसे एकीकरण किया जा सकता है, यूनिफिकेशन किया जा सकता है, इन्होंने तरीका नहीं बताया। मार्क्सवाद का आपने नाम सुना होगा। तो मार्क्सवाद ने क्या किया, शोषण का तरीका भी बताया कि किस आधार पर शोषण हो रहा है मजदूरों का, सर्वहारा वर्ग का, और साथ में ये भी बताया कि उस शोषण से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो जब कोई विचार रखे और उसका तरीका भी रखे कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको बोलते हैं वैज्ञानिक सोच। तो इन्होंने क्या किया, आदर्शवादी सोच खाली बता दिया कि हाँ इटली पहले से ही एक है, चाहे उन्होंने सांस्कृतिक तत्व देखे हों चाहे भौगोलिक तत्व देखे हों, लेकिन ये नहीं बताया कि उस इटली को एक कैसे है, या इटली की एकता कैसे जो है भौगोलिक रूप में परिणत होती है, ये इन्होंने नहीं बताया। तो 1850 से पहले छोटे छोटे उसमें, जैसे 1857 का विद्रोह अलग अलग जगह हुआ था भारत में, वैसे यहाँ पर भी अलग अलग राज्यों में स्वतंत्रता की मांग होने लगी। लेकिन चूंकि संगठन में शक्ति है, तो अलग अलग अगर लोग करेंगे तो उस विद्रोह को ऑस्ट्रिया के द्वारा दबाया जा रहा है। ठीक, 1850-59 में यहां पर आएगी काबूल की भूमिका। और जब यहां पर काबूल की भूमिका अपने वास्तविक रूप में परिणत होगी, तो वास्तविक रूप में परिणत होकर के क्या देगी, लोम्बार्डी का विलय कर देगी। लोम्बार्डी का विलय यहां पर हो जाएगा। ठीक, 1859-60 में 1859-60 में क्या होगा, गैरीबाल्डी की भूमिका आएगी। हम्म, नहीं, नेपल्स एवं सिसिली। नेपल्स एवं सिसिली क्या थे, इटली के ही दो, नहीं नेपल्स एवं सिसिली नहीं आएगा, यहाँ पर गैरीबाल्डी की ही भूमिका आएगी। वो सॉरी, जो तीन राष्ट्र बीच में पड़े थे, परमा, मेडोना और टस्कनी। इटली का मैप आपको ध्यान में रखना है, इन तीनों का यहाँ पर विलय होगा। 1860-66 में नेपल्स एवं सिसिली का विलय हो जाएगा। और यहाँ पर भूमिका आएगी गैरीबाल्डी की। गैरीबाल्डी कौन है, गैरीबाल्डी है मेजिनी का शिष्य। मेजिनी ने आदर्शवादी बातें की, लेकिन ये क्या किया, उसको उस आदर्शवादी को बात को क्या कर दिया, यथार्थवादी बात में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो गैरीबाल्डी की भूमिका यहाँ पर आएगी। और 1866-71 में वेनेशिया और रोम पर कब्जे के साथ एकीकरण पूरा। और यहाँ पर इटली का एकीकरण होता है और यहीं पर जर्मनी का भी एकीकरण हो जाएगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही शक्ति से पीड़ित हैं, ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, इनसे सबसे। ठीक, तो इस वजह से क्या होगा, इंग्लैंड को मैंने आपको बताया है कि इंग्लैंड यूरोप के मुद्दों पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता जब तक उसका आर्थिक हित न प्रभावित हो। ठीक,
तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने कहाँ से स्टार्टिंग की। मैंने आपको बताया कि शुरुआत में छुटपुट विद्रोह हो रहे हैं, लेकिन उनको ऑस्ट्रिया के द्वारा दबाया जा रहा है। एक प्रांत था इटली का जिसको आप बोलते हैं पीडमांट। ठीक। और यहीं के जो शासक थे उनका नाम था विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल के प्राइम मिनिस्टर थे, चांसलर कौन थे? काबूर। जैसे मेटरनिक था, ठीक, तो वैसे ही ये मेटरनिक किसका था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। तो वैसे ही विक्टर इमैनुअल जो शासक थे पीडमांट के, इटली का एक ये क्या है? प्रांत है। तो वहां का कौन थे? पीएम काबूर। तो ये पूरी तरीके से रियलिस्टिक, यथार्थवादी, ये सपनों में नहीं जी रहे हैं, वास्तविक दुनिया में जी रहे हैं और उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है एकीकरण के द्वारा, कैसे किया जा सकता है। अब तो इन्होंने अपने देश के इतिहास को देखा कि अगर अलग अलग विद्रोह हो रहे हैं सब जगह, और तो और सब जगह एक ही लोगों का शासन नहीं है। रोम पूरे यूरोप की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। ऑस्ट्रिया का शासन दो जगह पर है, लोम्बार्डी और वेनेसिया, जो ऑस्ट्रिया के डायरेक्ट कंट्रोल में है। उसके बाद परमा मेडोना टस्कनी, ये ऑस्ट्रिया का एक राजवंश है जिसको आप बोलते हैं सार्डिनिया या सार्डिनिया, उसके अधीन है। नेपल सिसिली पर फ्रांस। ठीक। तो इन्होंने ये सोचा कि जब तक अपने मतलब शक्ति के अनुसार हम लोग विद्रोह करेंगे तो उसके बेसिस पर कभी भी इस विदेशी शक्ति को नहीं हटाया जा सकता। तो इनको ये चीज पता है, ये रियलिस्टिक सोच करके इनको पता है कि बिना विदेशी सत्ता की मदद के एकीकरण संभव नहीं है। एकीकरण संभव नहीं है। अब विदेशी सत्ता कौन मदद करेगी? जरा ज्योग्राफी देख लेते हैं। कौन कौन सी उस समय शक्तियां हैं? फ्रांस। फ्रांस मदद कर सकता है, क्यों? क्योंकि नेपोलियन के द्वारा जो विचार फैलाए गए थे उसके बाद पुरातन व्यवस्था ऑस्ट्रिया ने फिर से लागू कर दिया, फ्रांस में भी और यूरोप के बाकी जगहों पर भी। तो फ्रांस क्या है? पड़ोसी है। और फ्रांस पड़ोसी है तो ये मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस ये चाहेगा कि अगर ये हमसे मदद लें तो हम अपने दुश्मन को, ऑस्ट्रिया को, कमजोर करेंगे। और दूसरी बात कि अगर ऑस्ट्रिया को भगाए तो हो सकता है हमें मौका मिल जाए, हम इन पर कब्जा कर लें। तो फ्रांस इंटरेस्टेड है क्योंकि वो पड़ोसी है। इंग्लैंड, इंग्लैंड रूस, सॉरी, यूरोप के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो लिख लीजिए यहीं पर, यूरोप के क्षेत्रीय मुद्दों पर कोई रुचि नहीं, जब तक कि आर्थिक हित ना प्रभावित हो। जब तक कि आर्थिक हित ना प्रभावित हो।
ऑस्ट्रिया से तो लड़ाई करनी ही करनी है। इसके बाद कौन आ रहा है? रूस आ रहे हैं उस समय की शक्ति के। ये क्या है? दूर हैं यहां से। तो कौन सी विदेशी शक्ति हेल्प ले दे सकती है इनको? वो है फ्रांस। ठीक। ऑस्ट्रिया यहां पर नहीं आएगा क्योंकि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध ही काम चलेगा। अब देखिए मुद्दा कहां मिला। ये तो कंफर्म हो गया, इनको ये पता चल गया कि बिना विदेशी सत्ता के, बिना विदेशी गठजोड़ के हम एकीकरण नहीं कर सकते। एक विदेशी सत्ता को की मदद से दूसरे विदेशी सत्ता को हम हटाएंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि हम जापानियों की मदद से ब्रिटिश को हराएंगे। ठीक, बिल्कुल वही सोच। अब देखिए क्रीमिया, ये मौका किसने दिया? अब ये मौके की तलाश में है। तो ये मौका दिया क्रीमिया युद्ध ने। क्रीमिया युद्ध 1854 से लेकर के 1856 तक चला। मैंने आपको बताया है कि जो वैश्विक घटनाएं हैं ये सब पूरे विश्व को प्रभावित करेंगी। ठीक, ये मेन जो इसका इंटरेस्ट था, किस लिए लड़ा गया? ये लड़ा गया था दो लोगों के बीच में, रूस वर्सेज, रूस मतलब यूएसएसआर उस समय का, और टर्की, जिसको आजकल तुर्की ये बोलते हैं। इनके बीच में लड़ा गया था। मुद्दा धार्मिक था, ऑटोमन साम्राज्य का मुद्दा था। दो धर्म के बीच में था, कैथोलिक और दूसरे धर्म के बीच में। अननेसेसरी का कोई बात नहीं थी, ये तो खाली छुपा हुआ मुद्दा है। सॉरी, जो जिसको लोग जान रहे हैं कि किस मुद्दे पर लड़ाई की है। असली मकसद इन दोनों का क्या था वो देखते हैं। जब आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो रसिया, इधर है यूक्रेन बगल में, यहां पर है क्रीमिया प्रायद्वीप, जिस पर कि रूस ने 2014 पर यूक्रेन से आक्रमण करके जबरदस्ती ले लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, जनमत संग्रह और वो सब। और यहीं पर है पूरा ये ब्लैक सी, इधर है टर्की। मेन मुद्दा था इस ब्लैक सी पर कमांड करना, नियंत्रण। रूस चाहता था कि हम नियंत्रण करें और तुर्की चाहता था कि रूस यहां तक ना आए। अब रूस को मना करने वाला और कौन कौन था? रूस को मना करने वाला था फ्रांस। और कौन रूस को मना करने वाला था? ये विरोध में है, यहां पर लिख लीजिएगा, विरोध में फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सब विरोध में है। क्यों विरोध में है? अगर रूस यहां पर कब्जा कर लेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटेन को भारतीय उपनिवेश में कब्जा करने में, नियंत्रण रखने में दिक्कत होगी। ये दिक्कत करेंगे बार बार। दोनों, एक तो अपोजिट, एक साम्यवाद को प्रमोट कर रहा, दूसरा पूंजीवाद को, अपोजिट विचारधारा। ठीक, और उपनिवेशों की होड़ जब लग रही हो तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने दुश्मन को ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर बढ़त नहीं देना चाहेंगे। ठीक है, तो पूरा यूरोप इसके विरोध में है, रूस के विरोध में। तो ये भी विरोध में, ये भी विरोध में। तो ये दोनों किसको सपोर्ट कर रहे हैं? टर्की को। ये जब सपोर्ट कर रहे हैं टर्की को, रूस अकेला पड़ गया तो रूस यहां पर क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय हो गई। अब ध्यान से सुनना, जब रूस की पराजय हो गई, ब्लैक सी पर किसका अधिकार था? टर्की का या यूरोप के देशों का। और यही रूस की खटक आज तक थी। कब तक? जब तक 2014 में। आज भी देखिए रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? आधिपत्य के लिए। अब इसी को 2014 में क्रीमियन प्राइलैंड को जो है वो क्रीमियन आइलैंड को वो क्या करेगा? कब्जा करेगा 2014 में। और ये कब्जा इतना आक्रामक होगा कि G8 से इनको निकाल दिया जाएगा, तो G7 बन जाएगा संगठन। ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन अपनी कंट्री का हित, अपना हित तो सर्वोपरि है। ठीक है, अब तो ये तीन मिल करके
रूस अकेला पड़ गया, रूस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और यहां पर हुआ पेरिस का सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन में दोनों पार्टी साथ साथ बैठी। कौन? जो पराजित थी और जो विजयी थी। यहीं पर फ्रांस, ब्रिटेन, टर्की और एक तरफ है रूस। इसमें क्या होगा? इसमें यही होगा कि रूस जैसे पहले था वैसे ही हो जाए, इधर विस्तार ना करे ब्लैक सी की तरफ, काला सागर की तरफ, यही सब चीजें होंगी। और रूस को क्या होगा? धक्का लगेगा। ठीक। अच्छा, इनके साथ इटली के कौन आए हैं? पीडमांट। ये इनके साथ खड़े हैं 18,000 सैनिक के साथ इनके पीछे, बिना बुलाए। ये ध्यान में रखिएगा। क्यों बिना बुलाए? क्योंकि इनका अपना हित है। ये विदेशी सत्ता की सहायता लेना चाह रहे हैं एकीकरण के लिए, एक विदेशी शक्ति ऑस्ट्रिया को निकालने के लिए। ऑस्ट्रिया भी इन्हीं के साथ है, इन्हीं के गुट में। अब ध्यान से देखिए, इतने में क्या हुआ कि ये जो है, ये लोग मीटिंग करके, इनके जो फ्रांस के सम्राट थे उस समय, कौन? नेपोलियन थर्ड। ये वो नेपोलियन नहीं है, ये दूसरे हैं। ये कह रहे हैं कि थोड़ा जाकर के हम घूम कर आते हैं, आप लोग मीटिंग करो। और जब ये घूमने निकले तो ये भी पीछे पीछे आ गए। तो जब आप देखते होंगे कि वॉशरूम में इशारा करके चलते हैं कि चलो चलते हैं घूम कर आते हैं, तो वॉशरूम में अगर दो लोग गए तो हाथ धुलते समय कुछ बातें करेंगे। तो काबूर ने इनसे पूछा कि सिवाय सिवाय या सिवाय जिसको आप बोलते हैं, और नीस, ये चाहिए? अब इनके अगर दिमाग होता तो ये मना कर देते, लेकिन इनके दिमाग तो है नहीं, क्योंकि ये दिमाग से क्या है? पैदल। इनके यहाँ एक ही दिमाग वाला था, वो था नेपोलियन, और वो भी क्या था? मजबूरी में युद्ध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हम किसी राजवंश शासक के नहीं हैं। अगर हम युद्ध नहीं करेंगे, विस्तार नहीं करेंगे, तो फ्रांस की जनता हमें वापस बुला लेगी। तो उनका दर्शन ही, उनका राज्य का विस्तार ही, राज्य का आधार ही युद्ध दर्शन पर टिका था। अब जब आपको अगर इटली का मैप ध्यान हो, तो इटली का मैप कुछ ऐसे था। इधर थे सिवाय और नीस, यहाँ था पीडमांट, ये था लोम्बार्डी, इधर था वेनेशिया, और इधर तीन थे परमा, मेडोना, टेस्कनी, इधर था रोम, इधर था सिसली, और ये था नेपल्स। अब ये कह रहे हैं कि ये लोगे? तो ये कह रहे हैं हाँ बिल्कुल लेंगे। अब यहीं पर काबूर ने चुपके से क्या किया? संधि की। जिसका नाम था विल्ला फ्रैंका की संधि। ये संधि क्या थी? कि काबूर, काबूर मतलब पीडमांट और फ्रांस के बीच में, और इन दोनों ने क्या कर दिया? ऑस्ट्रिया को युद्ध में हरा दिया। और ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराते ही क्या ले लिया? लोम्बार्डी।
तो अब कौन दो मिल गए? पीडमांट और लोम्बार्डी एक हो गए। कहानी समझ में आ गई? ये संधि थी और इसकी वजह से ये क्या हुआ, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण हुआ और उनसे क्या ले लिया गया? लोम्बार्डी। ठीक। इस संधि का नाम विल्ला फ्रैंका नहीं है, दूसरा है, मैं एक बार जरा देख करके आपको बता रहा हूं। प्लोम्बियर्स इनका नाम है, प्लोम्बियर्स की संधि। प्लोम्बियर्स की संधि। ठीक। तो इस तरह तो हुआ किसका? लोम्बार्डी का विलय। अब जब लोम्बार्डी का विलय हो गया तो जरा मैप देखिएगा इटली का, कुछ ऐसा है। सेवाय, नीस, पीडमांट, लोम्बार्डी और इधर है वेनेशिया। इसके बाद क्या हुआ? परमा, मेडोना, टस्कनी। इधर है रोम, यहां पर है साउथ में नेपल्स, और इधर कौन है? सिसिली। जब ये दोनों मिल गए तब ऑस्ट्रिया को समझ में आया कि ये गड़बड़ कर रहे हैं। कौन? काबूर। काबूर यहीं के हैं। अब वेनेशिया पर किसका कब्जा है? ऑस्ट्रिया का। यहां पर कौन है? ऑस्ट्रिया के राजवंश, सार्डिनिया या सार्डनिया जो भी आप बोलते हो। सिसिली और नेपल्स किसके अंडर में है? फ्रांस और स्पेन के अंडर में। यही दोनों ये प्राप्त करना चाह रहे थे, लेकिन ये दोनों तो इनको मिले नहीं, और साथ में लोम्बार्डी और मिल गया किसको? काबूर को। प्लोम्बियर्स की संधि के द्वारा फ्रांस और ये काबूर एक हो गए और इन्होंने ऑस्ट्रिया से लोम्बार्डी ले लिया। अब जब हुआ ये, तो इन पर हलचल मची ऑस्ट्रिया के पास। अब ऑस्ट्रिया पर भी हलचल में मची, और फ्रांस जिस चीज को लेकर के युद्ध संधि किए थे वो चीज भी फ्रांस को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहां पर राष्ट्रवाद की भावना पहले से ही है, नेपोलियन ने डेवलप कर रखी है। अब क्या हुआ? अब एक नई संधि हुई जिसका नाम है विल्ला फ्रैंका की संधि। इसमें तीन पार्टी हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली। इटली का कौन? इटली की तरफ से कौन है? पीडमांट, और वहां से कौन है? काबूर। इस संधि में यही कहा गया, क्या कहा गया? कि ये जो एकीकरण आप कर रहे हो, क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हो हमारे, ये आप रोक दो। और इसी के उसमें क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट कहा जाता है कि उसने विजय का प्याला हाथ मुंह से लगाया ही था कि वो जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। वो इसी संधि के बारे में कहा जाता है कि अभी इटली का एकीकरण शुरू ही हुआ था कि ये इस संधि के द्वारा रोक दिया गया। अब यहीं पर काबूर क्या कहता है? यहां पर काबूर ये कहता है कि अगर उत्तर की तरफ से हमें एकीकरण से रोका गया, यूनिफिकेशन से रोका गया, तो हम यूनिफिकेशन दक्षिण से करेंगे। और मैंने आपको बता रखा है कि ये सब के सब पीड़ित हैं। जब सब के सब पीड़ित हैं
और ऑस्ट्रिया के एक क्षेत्र को यहाँ पर कब्जा कर लिए, तो इन तीनों जगहों पर जनमत संग्रह हो गया। जनता ने विद्रोह कर दिया, और जनता ने विद्रोह कर दिया यहाँ के लोगों का एकता देख करके, तो यहाँ का राजवंश तो ऐसे ही छोड़ करके भाग गया। फिर ये दोनों पर किसने कब्जा किया? गैरीबाल्डी ने। और गैरीबाल्डी ने तलवार के दम पर किया। तलवार के दम पर का मतलब सशस्त्र विद्रोह करके। ये मेजनी के शिष्य हैं, सोचिए, कोई गांधी का शिष्य जिसको गांधी ने आजीवन अहिंसा का उपदेश दिया हो, और वो हिंसा का सहारा लेकर के क्या करे? सत्ता पर बैठ जाए। तो ये दोनों को गैरीबाल्डी ने, कब? 1860 से 66 के बीच में, और यहाँ पर ये हो गया। अब बचे कौन? बचे ये वेनेशिया और रोम। ये दोनों पहले से ही इनके साथ में थे। काबूर ने तो खाली फ्रांस को बेवकूफ़ बनाया था और कुछ नहीं। ठीक, तो ये सब एक इधर के एक बचे कौन? रोम और वेनेशिया। रोम और वेनेशिया कब आज़ाद होंगे? जब जर्मनी में ये जाकर के उलझेंगे। जर्मनी का भी एकीकरण साथ साथ चल रहा है, और जब जर्मनी का एकीकरण साथ साथ चल रहा है, तो ये जब जर्मनी जाएंगे तो उसी समय क्या कर लेगा? काबूर। काबूर तब तक जो है डेथ हो चुकी है इसकी। अब यहाँ पर कौन है? ये पीडमांट का शासक विक्टर इमैनुअल। तो ये वेट करेगा कि ये जाएं जर्मनी के उसमें टांग अड़ाने, उसी समय ये क्या करेंगे? इस पर भी कब्जा कर लेंगे और इस पर भी कब्जा कर लेंगे। और जब इस पर पूरा पर कब्जा हो जाएगा तो उसी समय इटली का एकीकरण पूरा हो जाएगा। और ये कब होगा? 1871 में। तो इटली और जर्मनी दोनों साथ साथ चल रहा है। ठीक, तो कहानी समझ में आ गई? ये चार्ट जरा ध्यान में रखिएगा। कौन सा चार्ट? ये पहले लोम्बार्डी का विलय, फिर इन पर जनमत संग्रह, जनता ने क्या कर दिया? राजा को भगा दिया, विद्रोह कर दिया। इस पर गैरीबाल्डी ने तलवार के दम पर कर लिया। ठीक, काबूर यही कह रहा है, जब ये तलवार के दम पर किए कब्जा, तो तलवार ये काबूर क्या कह रहा है? काबूर का स्टेटमेंट है यहाँ पर कि हमें इटली को पागल गैरीबाल्डी से बचाना है। सोचिए, ये इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये जान रहे हैं कि अगर हम हिंसा का सहारा लेंगे तो विदेशी आक्रामक लोग हमारे ऊपर क्या करेंगे? सेना का इस्तेमाल करेंगे, और अभी हम इतने मजबूत नहीं हैं कि सेना का हमला झेल सकें। तो हमें धीरे धीरे कदम बढ़ाने हैं। और ये क्या हुआ है? जोश जोश में ये कर लिए, लेकिन तब तक इनकी मृत्यु हो गई थी और ये भी ठंडे पड़ गए थे। इनको प्रॉपर देशभक्त कहा जाता था क्योंकि ये कहते थे कि हमारी सेवा ही हमारा पुरस्कार है। ऐसे स्टेटमेंट इनके थे। ठीक, भगत सिंह की तरह। अब क्या हुआ कि यहाँ तक आते आते काबूर की हो गई डेथ। अब कौन बचा है? इनके पीएम विक्टर इमैनुअल। तो ये यहाँ तक वेट करेंगे, और जैसे ही ऑस्ट्रिया जर्मनी में उलझेगा तो ये क्या करेंगे? वेनेसिया और रोम पर भी कब्जा कर लेंगे, और इस तरीके से इटली का एकीकरण पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट बात, इटली का एकीकरण का प्रभाव। इटली के एकीकरण का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले तो एक देश का जन्म हो गया। दूसरी बात, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। वो तो नेपोलियन के उससे ही बढ़ावा मिल रहा था। तीसरी बात, ये जो वियना कांग्रेस की बात थी, वियना कांग्रेस ने क्या किया था? पुरातन व्यवस्था लागू किया था। किसके द्वारा? मेटरनिक के द्वारा।
तो इनका ये व्यवस्था क्या हो गई, खत्म। मतलब वियना कांग्रेस की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। तो वियना कांग्रेस अब क्या है, पूरी तरीके से प्रासंगिक नहीं है, उसके उद्देश्य खत्म हो गए। और आज तक वियना कांग्रेस केवल दो ही चीजों के लिए जानी जाती है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, और दूसरा क्या, ये जो राजनयिक के लिए बर्ताव है, राजनयिकों के लिए व्यवहार, विदेशी राजदूत के लिए, राजनयिक के लिए, तो इसी के लिए कभी भी इस सब चीज के लिए वियना कांग्रेस, वियना कन्वेंशन नहीं जाना जाता। तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य इन्होंने खत्म कर दिया। वियना कांग्रेस का जो पर्पस था उसको इन्होंने चिथड़े उड़ा दिए, इटली के एकीकरण ने और जर्मनी के एकीकरण ने। ठीक, राष्ट्रवाद की भावना, एक देश का जन्म हो गया, राष्ट्रवाद सैन्यवाद यहीं से बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि काबूल देख रहे हैं संधि कर रहा है। दुश्मन को अगर हराना है तो दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और वही क्या कर रहे हैं, उसी से दोस्ती कर रहे हैं। फ्रांस और ऑस्ट्रिया में पहले ही मतभेद, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने क्या किया, फ्रांस पर पुरातन व्यवस्था फिर से लागू कर दिया। ठीक है, तो ये इसका प्रभाव था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जर्मनी के एकीकरण की बात करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।